अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की एक एग्जांपल है हमारे पास, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, हाउ इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने में कैसे हेल्प करता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है, when a non-volatile, जब एक non-volatile and और non-electrolyte, एक non-electrolyte solute is added in a volatile solvent। एक volatile solvent में जब हम एक नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड करते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस। तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का जो है वो कम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। अब इसकी वजह क्या है कि ऐसा क्यों होता है। सपोज ये हमारे पास देखें कि प्योर सॉल्वेंट है। यहाँ पर ये जो रेड कलर के आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स हैं। ये ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर से ये क्लोज है और ऊपर से फिर ये वापस नीचे आएंगे। ठीक है, अब जैसे ये नीचे आएंगे तो ये सरफेस पे जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास है तब जब सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो अब आपको पता है सॉल्यूट इसके अंदर हल हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स ब्लैक में आपको नजर आ रहे हैं। अब ये सॉल्यूट के पार्टिकल कहाँ पे आ जाएंगे, ये सरफेस पे आ जाएंगे। पहले तो सरफेस पे सिर्फ ही सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे, अब सरफेस पे किसके पार्टिकल आ गए हैं, अब सरफेस पे पार्टिकल आ गए हैं सॉल्यूट के। अब सॉल्वेंट के पार्टिकल तो ऊपर जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो वोलाटाइल है, लेकिन सॉल्यूट के नहीं जा सकते। अब असल में सॉल्यूट के जो पार्टिकल है ना, वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स वाली जगह पे भी आ चुके हैं। जहां से पहले सॉल्वेंट निकल रहा था ना, अब वहां पे सॉल्यूट के पार्टिकल भी आ चुके हैं। इसका मतलब उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी जो है ना, उसमें ये खलल पैदा कर रहे हैं। तो इस वजह से उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी, सॉल्वेंट की एस्केपिंग टेंडेंसी, वहां से निकलने की सलाहियत कम हो चुकी है, जिस वजह से उसका वेपर प्रेशर भी कम हो चुका है। तो इसको आसान हम लिख लेंगे। रीजन क्या है, हम कहेंगे कि इन प्योर सॉल्वेंट द सरफेस ऑफ solvent is occupied by solvent particles only। जब हमारे पास सिर्फ सॉल्वेंट है प्योर शक्ल में, तो जो सरफेस है सॉल्वेंट की वो सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल ने ही ऑक्युपाई की है। When a non volatile, जब एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड, एक हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया, देन तो क्या हुआ, द सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑक्युपाई सम सरफेस ऑफ सॉल्वेंट एंड causes difficulty in escaping of solvent molecules। as a result the vapor pressure, VP का मतलब यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डिक्रीज्ड, जिसको हमने क्या कहा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सॉल्वेंट की जो एस्केपिंग टेंडेंसी है उसमें
जो है मुश्किलात पैदा होगी, इस वजह से वहां पे सॉल्वेंट जो है वो नहीं इतना वेपोरेट हो रहा, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का कम हो गया है, जिसको हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। ये हमारे पास आ गया, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये जो ए स्ट्रक्चर है हमने बनाया ये प्योर सॉल्वेंट के लिए है, और ये हमारे पास सोल्यूशन के लिए दूसरी डायग्राम। अब आ जाए कि हमें कैसे पता चलेगा मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो हमने मतलब रिलेशनशिप क्या है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का और मॉलिक्यूलर मास का, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेडिंग लिखते हैं रिलेशनशिप जो है बिटवीन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैसे हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, इसके बारे में हमने देखना है। इसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी राउट्स लॉ की। तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, राउट्स लॉ विच आपने पहले पढ़ा हुआ है इसी चैप्टर में। राउट्स लॉ की एक डेफिनेशन के मुताबिक क्या है, द रिलेटिव lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute। हाँ जी, हमारे पास relative lowering of vapor pressure जो है वो इक्वल है टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के बराबर। अब आपको पता है रिलेटिव लोअरिंग हम कैसे लेते हैं, रिलेटिव लोअरिंग हम लेते हैं डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2। ये हमारे पास इक्वेशन है। यहां पर x2 क्या है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। अब आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन जो है वो हम कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन जिसकी हमने निकालनी होती है ना, उसके नंबर ऑफ मोल्स को हम ऊपर लिखते हैं और नीचे जो है वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स जो होते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर वो लिख देते हैं। यहां पे x2 मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का और यहां पर हाँ मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का। अच्छा, यहां पे n2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और n1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब अगर x2 की जगह पे हम n2 और ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा p ओवर p नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास n2 ओवर n1 प्लस n2। यहां पर हमारे पास ये आ जाएगा, x2 की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी है। अब नेक्स्ट आ जाएं कि अगर हम जैसे बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में n2 है, सॉल्यूट अगर डाइल्यूट हो, सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट होगा तो n2 की वैल्यू n1 के मुकाबले में बहुत कम होगी। तो डिनोमिनेटर में जो बटे में रकम है n2 उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन या वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन द n2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, n2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इग्नोर्ड इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमने क्या किया है, जो n2 है उसको इग्नोर कर दिया। उसकी वजह क्योंकि n1 की वैल्यू काफी ज्यादा है किसकी निस्बत, n2 की। मतलब अगर सपोज मैं कह रहा हूं समझाने के लिए, सॉल्वेंट के मोल्स जो है ना वो सपोज 100 हैं सपोज, तो n2 जो सॉल्यूट के मोल्स है ना वो 0.01 होंगे सपोज। तो n1 बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी किसकी निस्बत, n2 की निस्बत। लेकिन ये कब की बात है, जब हम सॉल्यूशन डाइल्यूट कहते हैं। तो उस वजह से हम बटे वाली रकम में n2 जो है डिनोमिनेटर जो है उसमें n2 उसको हम इग्नोर कर देते हैं, नहीं लिखते। तो अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा p ओवर p नॉट
इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास N2 ओवर N1। अब N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब आपको पता है कि मोल्स कैसे निकालने हैं। यहां पर N2 अगर मैंने निकालना है तो N2 क्या होगा, उसके ऊपर आ जाएगा W1 मैस ऑफ सॉल्वेंट ओवर मैस ऑफ सोल्यूट, W2 ओवर आ जाएगा M2 मोलर मैस ऑफ सोल्यूट। मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो निकालने होते हैं ना, वो हमने निकालने होते हैं मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस की मदद से। तो N2 के लिए इधर क्या आ जाएगा, W2 ओवर M2 आ जाएगा। इसी तरह N1 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा W1 ओवर M1 के। N2 बराबर आ जाएगा W2 और M2, मतलब मोल्स निकाले हैं हमने, और यहाँ पे N1 वो भी हमने क्या किया है, मोल्स ही निकाले हैं। अब ये वाली वैल्यूज जो हैं हम इधर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा P ओवर P नॉट इज इक्वल टू N2 की जगह पे आ जाएगा W2 ओवर M2। अब नीचे जो है N1 की जगह पे आ जाएगा W1 ओवर M1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा P ओवर P नॉट इज इक्वल टू W2 ओवर M2 इंटू M1 ओवर W1। ये दूसरी साइड पे जाके जो है वो उलट हो जाएगी। रखो, अब हमें क्या चाहिए था, हमें M2 चाहिए था। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, और ये ऊपर है तो ये नीचे, मतलब ये उलट होके उस साइड पे चला जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा M2 इज इक्वल टू P नॉट ओवर डेल्टा P W2 M1 ओवर W1। ये हमारे पास जो है आ जाएगा फाइनल रिलेशन। इससे हम M2 से हम क्या कर लेंगे जी, इसकी मदद से हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल लेंगे। अब अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ही आसान सी डेरिवेशन है, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वाला रीजन जो है क्यों लो होता है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।